मनोरमा जी ने रागिनी का अच्छे से गृह प्रवेश किया था, क्योंकि अब वह यह बात तो झुठला नहीं सकती थी कि रागिनी अब इस घर की बहू थी। रागिनी के लिए यह सब कुछ नया ही था, इसलिए वह झिझक रही थी। वह यहाँ असहज महसूस कर रही थी। कर्तव्य अच्छे से समझ रहा था कि रागिनी इस वक्त क्या फील कर रही होगी, इसलिए वह उसको सहज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एकदम नॉर्मली ही बात कर रहा था, बल्कि घर में बाकी सभी उससे नॉर्मली ही बात कर रहे थे, जिनका जवाब रागनी सिर्फ हाँ या ना में ही दे रही थी। आज मनोरमा जी ने डाइनिंग टेबल पर मौजूद हर एक डिश अपने हाथों से बनाई थी। सबने एक साथ डिनर किया और उसके बाद मनोरमा जी रागनी को कर्तव्य के कमरे में ले आईं। कमरे की साज सजावट देखकर ही रागनी की घबराहट बढ़ गई थी। पूरे कमरे को गुलाब के फूलों से और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजाया गया था, जिनकी महक कमरे के कोने कोने में फैली हुई थी। वो कमरा काफ़ी बड़ा था। हर एक चीज़ सलीके से अपनी जगह पर रखी हुई थी। तुम यहाँ बैठो। मनोरमा जी रागनी को बेड पर बिठाती हुई मुस्कुराकर बोली। बेड पर भी गुलाब की पंखुड़ियों से एक बड़ा सा दिल बनाया हुआ था, लेकिन रागनी एक तरफ ही बैठी थी। इतनी झिझक क्यों रही हो बेटा? अब तो तुम्हें हमेशा यहीं रहना है। सब अपना ही समझो। अपने बोल में हद से ज़्यादा शहद घोलकर मनोरमा जी हंसते हुए बोली। नहीं आंटी। अरे आंटी क्यों बोल रही हो बेटा? अब तो मैं तुम्हारी भी मम्मी हूँ। मेरे लिए जैसा कर्तव्य वैसी तुम। वह उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली। जी मम्मी। रागनी थोड़ी झिझकती हुई बोल ही गई। अच्छा तुम आराम करो, मैं कर्तव्य को भेजती हूँ। मनोरमा जी मुस्कुराकर बोली और वहां से बाहर चली गईं। रागनी नर्वस सी खुद में ही सिमट कर बैठ गई। उसकी घबराई सी नज़र पूरे कमरे में दौड़ रही थी। उसने धीरे से अपने घुटनों को फोल्ड किया और उन पर अपनी बाँह कस दी, और फिर धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को मोड़ लिया। तभी एक बार फिर से दरवाज़ा खुला। रागिनी ने अपनी नज़र दरवाजे की तरफ उठाई तो उसे कर्तव्य अंदर आता हुआ दिख सा गया। कर्तव्य ने दरवाजे को लॉक किया और चलकर उसके पास आकर बैठ गया। कर्तव्य के पास आकर बैठने से रागिनी घबराकर खुद में ही और सिमट सी गई थी। हे रिलैक्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कर्तव्य उसके कंधों को पकड़कर बोला। प्रोफेसर, आज आप। रागिनी बड़ी ही मुश्किल से बस यही बोल पाई थी, वह भी अटक अटक कर। एसी चल रहा था, लेकिन फिर भी रागिनी के माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठी थी। घबराहट के मारे कांपने लगी थी वो। रागिनी, अरे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है भाई? एसी तो चालू है। कर्तव्य ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर रागिनी के माथे से पसीना पोंछा था। मैं खुद कर लूँगी प्रोफेसर। रागिनी ने उसके हाथ से रुमाल अपने हाथ में ले लिया और थोड़ा ऊपर की तरफ होकर बैठ गई। देखो रागिनी, तुम्हें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बी कंफर्टेबल यार। अब तो हम पति पत्नी हैं, तो एक दूसरे से इतना झिझकने की ज़रूरत नहीं है। मानता हूँ कि अभी हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते, लेकिन जितना भी जानते हैं वह काफ़ी है, और धीरे धीरे जान लेंगे। हमारे पास पूरी उम्र है अब। और एक बात, रागिनी के गाल पर अपना हाथ रख प्यार से उसे देखते हुए, कि अब तो मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। और प्लीज़ आज तो यह प्रोफेसर प्रोफेसर मत करो। कर्तव्य रागिनी को सहज करने के इरादे से बोला। क्यों प्रोफेसर? रागिनी उसकी तरफ देखकर बोली। फिर से प्रोफेसर? कर्तव्य नकली गुस्सा करता हुआ बोला। तो रागिनी मुस्कुराकर बोली, सॉरी प्रोफेसर, लेकिन मुझसे नहीं होगा। सॉरी? अरे ट्राई तो करो। कर्तव्य उसकी नाक पर टेप करते हुए बोला। कर्तव्य ना में सिर हिलाकर, नहीं होगा प्रोफेसर। अच्छा ठीक है, रहने दो। कर्तव्य हंसकर बोला। प्रोफेसर, यह आपका रूम है। रागिनी पूरे कमरे में अपनी नज़र दौड़ाते हुए बोली। तो कर्तव्य उसके और करीब जाता हुआ बोला, जी ये मेरा ही रूम है। क्यों, अच्छा नहीं लगा? बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बड़ा है। रागिनी मुस्कुराकर बोली। मतलब तुम्हें पसंद आया? कर्तव्य अपनी हथेली को उसकी हथेली से जोड़ अपनी उंगलियों को उसकी अंगुलियों में फंसाता हुआ बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। हाँ। रागिनी अपने हाथ की तरफ देखकर बोली, जो अब कर्तव्य के हाथ में कैद था। कर्तव्य उससे बातें करते करते
उसके काफी करीब आ चुका था, जिसे महसूस कर रागनी के दिल की धड़कनें बढ़ने के साथ साथ सांसें कुछ गहरी होने लगी थी। और मैं करता भी उसके बालों की एक आवारा लट जो उसके गुलाबी से गाल को बार बार चूम रही थी, उसे कान के पीछे करता हुआ मंद मंद सा बोला, आप आप भी अच्छे हैं। रागनी को चटकती हुई सी बोली, क्योंकि कर्तव्य की हरकतों पर वह अब खुद में ही सिकुड़ती जा रही थी। पर मैं तो खड़ूस हूँ। कर्तव्य मुस्कुराकर उसकी ठुड्डी के नीचे हाथ रख उसके चेहरे को ऊपर की तरफ करता हुआ बोला, जो नीचे की तरफ झुका हुआ था। नहीं, आप खड़ूस हैं। मेरा कहने का मतलब है कि आप खड़ूस नहीं हैं, बल्कि अच्छे हैं। रागनी तुरंत बोली, नहीं खड़ूस हूँ, झोला छाप प्रोफेसर हूँ। और क्या क्या बोल रही थी? कर्तव्य सोचते हुए बोला। वहीं कर्तव्य के मुंह से यह सब सुनकर रागनी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह फौरन अपनी गर्दन को ना में हिलाकर बोली, ऐसा नहीं है प्रोफेसर, मैंने कुछ नहीं बोला, बिल्कुल भी नहीं। ओह अच्छा, तुम तो बोली ही नहीं। कर्तव्य अपनी एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला, तो रागनी शर्मिंदगी महसूस कर अपनी गर्दन नीचे झुका गई थी। दादाजी ने बताया था उन नामों के बारे में जिनसे आज तक मैं अनजान था। क्या खूब अतरंगी नामों से मुझे नवाजा है तुमने। वैसे एक अच्छे खासे इंसान का अच्छा नामकरण कर लेती हो तुम। कर्तव्य हंसता हुआ बोला। रागनी ने अपनी आंखें मीच ली और हल्के से मुस्कुरा दी। वैसे जानती हो आज क्या है? कर्तव्य ने हंसना बंद किया और रागनी के चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, आज शादी के बाद हमारी फर्स्ट नाइट है। रागनी हाँ में सिर हिलाकर हौले से बोली, क्योंकि रहमानी जी ने आज उसे काफ़ी कुछ समझाया था, जिसे उसने काफ़ी अच्छे से समझा भी था और माना भी था। तो फर्स्ट नाइट का मतलब पता है? कर्तव्य शरारत से बोला और अपने हाथों को आगे बढ़ाकर रागनी के कानों के झुमकों को उतारने लगा था। कर्तव्य की छुअन से रागनी की आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थीं। उसकी बात सुनकर उसने अपनी गर्दन नामे हिला दी थी। उसका दिमाग कह रहा था कि वह पीछे हो जाए, लेकिन दिल पीछे होने से साफ इनकार कर रहा था और दिल की धड़कनें एक बार फिर से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी थी। फिर उसके हाथों से एक एक करके चूड़ियों को निकालने लगा। इस बीच उसका बात करना जारी था। रागनी भी उसकी बातों को सुन रही थी, लेकिन आंखें बंद करके, और उनके जवाब बस हाँ या फिर हूँ में दे रही थी। इस सब के बीच ही वह दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके थे। कर्तव्य ने बहुत ही प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और धीरे से बोला, ओपन योर आइज रागनी। रागनी ने अपने होठों को आपस में भींचकर नामे गर्दन हिला दी। ओपन ना। कर्तव्य उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाता हुआ बोला, तो रागनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सीधा ही उसकी नज़र कर्तव्य की नज़रों से जा मिली। उसकी वह भूरी सी आंखें कितनी प्यारी थी। रागनी अपनी नज़रें नहीं हटा पाई। कर्तव्य भी उसे प्यार से देख रहा था। तुम्हें पता है रागनी, मैंने आज तक तुमसे कहा नहीं, लेकिन तुम बहुत ही प्यारी हो। वह उसके गुलाबी गालों को चूमता हुआ बोला, तो रागनी ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लीं और कर्तव्य की टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। वह हल्का सा मुस्कुराया और उसे दोनों कंधों से पकड़कर धीरे से बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसकी गर्दन पर झुक गया। वह उसकी गर्दन पर धीरे धीरे अपने होंठ घुमाने लगा था, तो रागनी ने उसकी पीठ पर अपने हाथ और कस दिए। डर लग रहा है रागनी? वह अपनी नाक को उसकी गर्दन पर रब करता हुआ बोला। हाँ, मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा, बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा है प्रोफेसर। कैसा अजीब? बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, बेचैनी भी हो रही है। मेरा फर्स्ट टाइम है ना? आपका भी फर्स्ट टाइम है क्या? रागनी अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखती हुई बोली। नहीं तो, मेरी तो 10-15 शादी हो चुकी हैं। उसकी बात सुनकर कर्तव्य चिढ़कर बोला, तो रागनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अपनी जीभ को दांतों तले दबाती हुई बोली, सॉरी, मैं भी ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ। और फिर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। हाँ बोलकर कर्तव्य एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। रागनी खुद में ही सिमट रही थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाई और उसके गालों को, आंखों को बहुत ही प्यार से चूम लिया। फिर उसकी नज़र उसके थरथराते होठों पर ठहर सी गई। आज कर्तव्य थोड़ा हैरान था
क्योंकि रागनी ने उसे बिल्कुल नहीं रोका था। जो वह कर रहा था बस करने दे रही थी। उसने अब तक जिस रागनी को देखा था वह यह नहीं थी। यह तो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। और अगर पहले वाली रागनी होती तो शायद अब तक कर्तव्य के छूने पर उसके गाल लाल कर चुकी होती अपने थप्पड़ से। ये सोचकर ही कर्तव्य मुस्कुरा दिया। उसने बड़ी ही नज़ाकत से अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया था और फिर उसे बड़ी ही शिद्दत से चूमने लगा था। रागनी का हाथ खुद ब खुद कर्तव्य के बालों में चला गया था और फिर दोनों ही एक दूसरे में डूब गए थे। रागनी पहले बहुत ही नर्वस फील कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे कर्तव्य ने उसकी वह नर्वसनेस भी ख़त्म कर दी थी। आधी रात के करीब कर्तव्य ने रागनी को खुद से दूर किया, जो उसके सीने पर अपना सर रखकर कब की सो चुकी थी। लेकिन कर्तव्य उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। बेड से उठने से पहले कर्तव्य ने रागनी को अच्छे से कंबल उड़ाया और अपने कपड़े पहनकर उसने अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाईं और फिर रागनी के माथे को प्यार से चूमकर 2 घड़ी रुककर उसे निहारा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। कर्तव्य आधी रात को अपने घर से निकलकर एक पुरानी सी काफ़ी सालों से बंद फैक्ट्री में आ गया था। वह जगह एकदम सुनसान थी। इंसानी वजूद का वहाँ कोई भी नामो निशान दिखाई नहीं पड़ रहा था। फैक्ट्री की मशीनें, जिनकी सही से रिपेयरिंग ना होने की वजह से और बंद पड़ने की वजह से वह जरी पड़ी थी। कर्तव्य बड़ी ही सावधानी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके बढ़ते कदम ये दिखा रहे थे कि वह इस जगह से काफ़ी अच्छे से परिचित था। उस फैक्ट्री के आखिरी छोर पर आने के बाद कर्तव्य के कदम खुद ब खुद ही रुक गए थे। सामने एक बड़ी सी दीवार थी जो बता रही थी कि यह रास्ता बस यहीं तक था। कर्तव्य वहां से मुड़ गया और लेफ्ट साइड चलने लगा। वह मुश्किल 10 कदम चला था कि उसे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर वह मुस्कुराया और अपनी पैंट की पॉकेट में मौजूद एक चाबी निकालकर उसने दरवाजे पर लगा लॉक खोला और फिर अंदर आ गया। बाहर के मुकाबले अंदर काफ़ी अंधेरा था। शायद कर्तव्य सही से देख भी नहीं पा रहा था। वह अपने अंदाजे से चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया कि तभी उसे एक जगह से रोशनी की किरणें आती हुई दिखाई दी। ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन लग रहा था कि शायद वह रोशनी दरवाजे के नीचे से आ रही थी। वह उस दरवाजे के पास आकर रुका और अपने हाथ की मदद से उस दरवाजे पर 2-3 बार टेप किया कि तभी वह दरवाज़ा खुल गया। अब वह हल्की रोशनी तेज हो चुकी थी और हर तरफ फैल चुकी थी। कर्तव्य के सामने ही एक नौजवान, जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे, हाथ में गन थी, वह खड़ा था। हेड बॉस, कर्तव्य उसकी तरफ देखकर बोला, तो वह अंदर की तरफ इशारा करके बोला, यस लीडर, हेड बॉस अपने रूम में ही है। अंदर? हाँ। कर्तव्य बस इतना ही बोला और अंदर की तरफ बढ़ गया। अब कर्तव्य जिस जगह पर था वह जगह उस बंद पड़ी फैक्ट्री से बिल्कुल अलग थी। यहाँ पर दीवारों पर बड़े बड़े टीवी लगे थे। बहुत से कंप्यूटर्स रखे थे जिन पर वही पे मौजूद लोग काम कर रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह किसी हैकर का रूम है। वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शायद ये उन सबकी यूनिफॉर्म थी। एडवांस टेक्नोलॉजी की मोस्टली चीज़ें वहाँ पर मौजूद थीं। लास्ट कॉर्नर के रूम के सामने रुककर कर्तव्य ने दरवाजे पर खटखटाया। अंदर से बड़ी सख्त सी आवाज़ आई, कम इन। कर्तव्य दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। हेड बॉस काफ़ी गुस्से में उसे ही देख रहे थे और कर्तव्य काफ़ी अच्छे से समझ रहा था उनके गुस्से की वजह। हेड बॉस, आपने मुझे बुलाया? कर्तव्य एकदम सीधा खड़ा हो गया, जैसे कोई सिपाही अपने बड़े ऑफिसर के सामने खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे। तुमसे क्या कहा गया था कर्तव्य? हेड बॉस टेबल पर अपने दोनों हाथ टिकाए खड़े हुए और कर्तव्य की तरफ देखकर बोले। उनका लहजा काफ़ी गुस्से भरा था। कहा तो बहुत कुछ गया है हेड बॉस, लेकिन आप किस बारे में बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। अगर आप बताएंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। कर्तव्य सामने दीवार की तरफ देखता हुआ बोला। हमसे ही होशियारी कर रहे हो तुम? पहले ही गुस्से में भड़के हुए हेड बॉस सीधा ही कर्तव्य के सामने आकर खड़े हो गए और उसका कॉलर पकड़कर और ज़्यादा भड़कते हुए बोले। मैंने कोई भी होशियारी नहीं की है हेड बॉस।
माना शादी हो गई, लेकिन क्या कहा था तुम्हें कि अपनी बीवी के करीब नहीं जाओगे कभी भी, और तुमने वही किया जो तुमसे ना करने को कहा गया था। मना आए सुहागरात। ये मेरे और मेरी बीवी के बीच का पर्सनल मैटर है। ओह, क्या सच में पर्सनल मैटर है? जी, मेरी फैमिली वाले राजी थे शादी के लिए, तो हमने शादी कर ली। और ये आप डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है और क्या नहीं। जहाँ तक मुझे पता है कि बीवी मेरी है, उस पर हक भी मेरा ही है। उसके करीब जाऊं या फिर उससे दूर रहूं, इससे आपको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। कर्तव्य बड़े ही आराम से बोला, लेकिन उसकी बात हेड बॉस को किसी कांटे की तरह चुभ गई थी। तुम्हारी बीवी होने से पहले वो मेरे हेड बॉस गुस्से में बस इतना ही बोले, क्योंकि आगे वह खुद ही नहीं बोल पाए थे, या यूं कहें कि उन्होंने खुद को रोक लिया था आगे कुछ भी बोलने से। कि वो आपके आगे क्या? कर्तव्य ने तुरंत उनकी बात को पकड़ लिया था। जाने दो। अब बॉस उसका कॉलर छोड़कर बोले और अपनी चेयर पर वापस आकर बैठ गए। कि वो आपके भाई की बेटी है, यानी कि आपकी भतीजी है, राइट? हेड बॉस उर्फ धीर राठौर, यह बोलकर कर्तव्य ने हेड बॉस की तरफ देखा, जिसके चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। कर्तव्य मुस्कुराया, फिर वह उनके सामने रखी चेयर पर बैठ गया और आगे बोला, इसलिए आपको उसकी इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है। खैर, होनी भी चाहिए, क्योंकि आपके स्वर्गवासी भाई की आखिरी निशानी जो है। लेकिन अब से आपको उसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब से उसका ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, उसका पति। तो आप बेफिक्र हो जाइए ससुर जी। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? हेड बॉस उसे घूरते हुए बोले, तो कर्तव्य के चेहरे की मुस्कान दोगुनी और बढ़ गई। वह टेबल पर रखा पेपर वेट को घुमाता हुआ बोला, आपको क्या लगा था कि जिस लड़की के साथ मेरी ज़िंदगी जुड़ने जा रही है, मैं उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लूँगा? मोक करते हुए, भूलिए मत कि आपकी तरह मैं भी एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तो मेरे लिए यह छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है। जब मैं रागनी की सारी पास्ट और प्रेजेंट की इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा था, तब मैंने रागनी के पापा यानी संजय राठौर को देखा। मैं हैरान हो गया था उनकी फ़ोटो को देखकर। मुझे लगा कि शायद आप हैं वह। फिर मैंने इसकी भी इन्फॉर्मेशन निकाली, तो मुझे पता चला कि आप और संजय राठौर दोनों जुड़वा भाई थे, हूबहू शकल। हैरान था मैं। संजय राठौर की डेथ हार्ट अटैक से हो चुकी है, और आप? मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखते हुए, आप तो सालों पहले ही दुनिया से लापता हो चुके हैं, जिसे बाहर का यह समाज मरा हुआ समझता है। लेकिन वह ये नहीं जानते कि आप जिंदा हैं, और ना ही कभी जान पाएंगे। हेड बॉस कर्तव्य को घूरते हुए ही बोले, सच में सैल्यूट है आप जैसे देशभक्तों को, जो दुनिया की नज़रों से छुपकर देश की रक्षा करते हैं। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना कर्तव्य, वरना जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ देर की खामोशी के बाद हेड बॉस बोले, अच्छे से जानता हूँ कि मेरी लिमिट कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं, तो आपको मुझे बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इतनी तेज जुबान चला रहे हो ना इस वक्त, अगर उतनी तेज अपने मिशन पर फोकस करोगे तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। 8 महीने, पूरे 8 महीने हो चुके हैं, पर तुम्हारे मिशन में अब तक कोई भी लीड हाथ नहीं लगी है। हेड बॉस एक फाइल को उठाकर उसके पन्ने को पलटते हुए बोले, लीड भी मिल जाएगी हेड बॉस, और जल्दी ही मैं अपने मिशन को अंजाम भी दूंगा, हर बार की तरह। मेरी बेटी से दूर रहना, बीवी है वो मेरी, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। कर्तव्य, अपनी हद मत भूलो। हद तो शायद आप भूल रहे थे, जो आपने हिडन कैमरा मेरे रूम में लगवाया। अपनी पॉकेट से एक हिडन कैमरा निकालकर उसे टेबल पर रखता हुआ कर्तव्य बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मेरी हद में रहने का बोल रहे हो? हेड बॉस हूँ मैं, और अगर एक बार मैंने अथॉरिटी से तुम्हारी शिकायत कर दी ना, तो ये तुम्हारा 2 कौड़ी का एटीट्यूड धरा का धरा रह जाएगा। हेड बॉस गुस्से में एक बार फिर से भड़क उठे थे और अपने दोनों हाथों को टेबल पर दे मारा था। जिसे आप एटीट्यूड कह रहे हैं, वो एटीट्यूड नहीं है, और अगर आपको वह एटीट्यूड लगता है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, अगर आपको इस बेस पर अथॉरिटी से मेरी शिकायत करनी है कि मैं आपकी बेटी के करीब गया, तो यह कोई बात नहीं हुई। मियाँ बीवी के बीच बोलने का हक ना आपको है
और ना ही आपकी अथॉरिटी को। मैं अपने काम सही से कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि अथॉरिटी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इस बात से आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा। और आइंदा से टेबल पर रखे हिडन कैमरा की तरफ इशारा करके ऐसी हरकतें ना हो तो ही बेहतर है, वरना मुझे भी देर नहीं लगेगी अथॉरिटी को आपकी हरकतों के बारे में बताने में। चेयर से उठते हुए, तो अब मैं चलता हूँ। मेरी बीवी, बीवी शब्द पर जोर देते हुए, घर पर अकेली है, कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और वहां से बाहर निकल गया। भाई हेड बॉस बस गुस्से में उसे जाते देखते रहे। उन्होंने टेबल पर रखे वो सडन कैमरे को उठाया और गुस्से में सामने की दीवार पर दे मारा। जमीन पर गिरने से पहले ही वो हिडन कैमरा के 3-4 टुकड़े हो चुके थे। फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। सुबह रागनी की आंखें कर्तव्य की तेज आवाज से खुली। वह उठकर बैठ गई। कर्तव्य उसके सामने ही खड़ा किसी से फोन पर बात कर रहा था। रागनी को बस उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसने इधर उधर नजरें घुमाई, जैसे वह कुछ ढूंढ रही थी। उठ गई तुम? चलो अब जल्दी से नहा लो, फिर नीचे चलते हैं। कर्तव्य ने फोन पर बात करके फोन रखा और वह जैसे ही पीछे मुड़ा, रागनी को उठा देख वह उसके पास ही बैठ गया और बड़े ही प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाता हुआ बोला, मेरा फोन। रागनी ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया और कर्तव्य के गले में अपनी बाहें डालकर बोली, अभी तो उठी हो और उठते ही फोन चाहिए? यह तो बहुत ही बैड हैबिट है। कर्तव्य उसे प्यार से घूरता हुआ बोला। तो रागनी मुस्कुरा दी, बैड नहीं, इट्स गुड हैबिट। ओह रियली? यस रियली। क्या करोगी फोन का? जस्ट टेकिंग अपडेट, नथिंग एल्स। वह मुस्कुराकर बोली। तो कर्तव्य ने नामे सिर हिलाकर ड्रेसिंग टेबल की तरफ इशारा किया। रागनी ने भी उस तरफ देखा जहाँ कर्तव्य इशारा कर रहा था। वहाँ उसका फोन रखा हुआ था। वह मुस्कुराई और जल्दी से अपने फोन की तरफ लपकी। अरे आराम से, लग जाएगी। कर्तव्य उसे डांटने वाले लहजे में बोला, लेकिन उसकी डांट में उसके लिए बहुत फिक्र थी। ओके ओके, रागनी बोली और ड्रेसिंग टेबल के सामने ही बैठकर अपना फोन चलाने लगी। कर्तव्य नहाने बाथरूम में चला गया। करीब आधे घंटे के बाद कर्तव्य ने रागनी को टोका कि वह फोन रख के नहा ले, क्योंकि कर्तव्य तो नहाकर तैयार भी हो चुका था। रागनी ने टाइम देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह कौन नहाता है? रागनी ने फोन को बंद करके एक साइड रखा और मुंह बनाकर बोली, 8 बज चुके हैं और तुम इसे सुबह कह रही हो? तो क्या हुआ? मैं तो मेरे घर लेट से ही उठती थी और कोई कुछ नहीं कहता था। वह वार्डरोब से पीठ टिकाए उसकी तरफ देखती हुई बोली। तो अब समझा मैं, इसलिए तुम हर रोज कॉलेज के लिए लेट हो जाती हो। तुम तो बहुत लेजी हो। कर्तव्य उसके पास आकर उसकी नाक को पकड़कर हल्के से खींचता हुआ बोला, प्रोफेसर, ये मेरा नाक है, कोई रस्सी नहीं जिसे आप खींच रहे हो। दर्द होता है। रागनी मुंह बनाकर बोली। तो कर्तव्य ने उसका नाक छोड़ा और अपने दोनों हाथों को बाडरूम से टिकाकर उसकी तरफ झुकता हुआ बोला, ज्यादा दर्द हुआ? हाँ। कर्तव्य को खुद के इतने करीब देखकर रागनी के शब्द गले में ही अटक गए थे। वह बस अपनी आंखों को बड़ी बड़ी किए एकटक कर्तव्य को ही देख रही थी। मैंने कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। चेहरे पर शरारत लिए कर्तव्य बोला और हल्का सा उसकी तरफ झुककर उसके होठों को छू लिया। रागनी ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली थी। क्या हुआ? कर्तव्य अनजान बनता हुआ बोला। तो रागनी ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही गर्दन नामे हिला दी। ओपन योर आइज रागनी। कर्तव्य उसके माथे को चूमकर बोला। तो रागनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम ठीक हो? कर्तव्य ने सवाल किया। तो रागनी ने हौले से ही जवाब दिया, हाँ ठीक हूँ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही बदली बदली हुई सी लग रही हो। क्या हुआ? कहाँ बदली हुई हूँ? मैं तो पहले जैसी ही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम पहले जैसी नहीं लग रही हो मुझे। ना गुस्सा कर रही हो, ना चिल्ला रही हो, बल्कि तुम बात बात पर मुस्कुरा रही हो और सबकी बातें चुपचाप सुन रही हो। ऐसी तो नहीं थी तुम। कर्तव्य उसके दोनों कंधों को पकड़कर उसके चेहरे को गौर से देखता हुआ बोला, मानो कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो आपको मैं गुस्से में अच्छी लगती हूँ? यूँ अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। क्यों?
क्योंकि तुम्हारे इस नेचर की आदत नहीं है भाई, कर्तव्य हंसकर बोला। तो रागनी ने अपनी नाक सिकोड़ ली। रागनी ने मौका पाकर कर्तव्य को धक्का दिया और जल्दी से बाथरूम में घुस गई। धक्का ज्यादा जोर से नहीं था और कर्तव्य भी तुरंत संभल गया। अरे कपड़े तो ले लेती, कर्तव्य हंसता हुआ बोला। तो रागनी को एहसास हुआ कि हड़बड़ी में कपड़े तो लिए ही नहीं उसने। अच्छा कोई बात नहीं, रुक कर, मैं जाता हूँ नीचे, तुम भी तैयार होकर आ जाना। यह बोलकर कर्तव्य नीचे चला गया तो रागनी बस मुस्कुरा दी। वह नहाकर अच्छे से तैयार हुई और फिर नीचे आ गई। हॉल में ही सुशील जी और रमेश जी दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे और कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे। गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग पापा जी। रागनी उनके पास आकर बोली और झुककर दोनों के पांव छू लिए। दोनों ने ही रागनी के सिर पर प्यार से हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। आओ बेटा बैठो यहाँ आकर, सुशील जी अपनी साइड में बैठने का इशारा करके बोले। तो रागनी उनके पास ही बैठ गई। कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ? सुशील जी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर बोले। तो रागनी भी हल्का सा मुस्कुराकर बोली, नहीं दादाजी, कोई परेशानी नहीं हुई। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। रागनी की नज़र जब हॉल में आती हुई मनोरमा पर गई तो वह उठकर बोली, गुड मॉर्निंग रागनी, उठ गई तुम? जी, आओ मेरे साथ किचन में। वह उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ किचन की ओर ले जाती हुई बोली। पर क्यों मम्मी जी? आज तुम्हारी चूल्हा चढ़ाई की रस्म है, बस उसी के लिए। मनोरमा जी बड़े ही आराम से बोली, लेकिन उनकी बात सुनकर रागनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। क्योंकि उसे तो कुछ भी बनाना आता ही नहीं था, तो वह क्या ही रस्म निभाएगी। क्योंकि अपने घर के किचन में भी वह बहुत कम ही जाया करती थी। तुम खीर बना दो, आसानी होगी तुम्हारे लिए तो, और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। मनोरमा जी फ्रिज से दूध बाहर निकालती हुई बोली। खीर? रागनी ने अब अपना गला तर किया। उसके चेहरे पर अब घबराहट साफ दिखने लगी थी, क्योंकि आज तक सिर्फ खीर खाई थी उसने, कभी बनाई नहीं थी। मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है, तुम बनाना शुरू करो। रुकते हुए, अच्छे से बनाना, हमारे घर में सबको खीर बहुत पसंद है। मनोरमा जी रागनी की तरफ देखकर बोली और फिर मुस्कुराकर वहां से बाहर चली गईं। उनके जाने के बाद रागनी प्लेटफार्म के पास आई और वहां रखे चावल के डिब्बे को अपने हाथ से उठाकर बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, अब तक पसंद थी, लेकिन शायद मेरे हाथों की खीर खाने के बाद ना रहे। उफ, चावल के डिब्बे को धम से रखते हुए, क्या मुसीबत में फंसा दिया है मुझे। नकली का रोते हुए, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है। रागनी घबराई नजरों से डाइनिंग टेबल पर रखे खीर के बाउल को देख रही थी। यूट्यूब बाबा की मदद से उसने खीर बना तो दी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि कैसी बनी है और बाकी सबको कैसी लगेगी। क्या हुआ? कर्तव्य ने अपनी कोहनी उसी कोहनी पर मारी और धीरे से बोला। रागनी ने नामे सिर हिला दिया और अपनी नाश्ते की प्लेट के ऊपर झुक गई। ज्यादा कुछ न सोचते हुए कर्तव्य भी चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। मनोरमा जी ने एक सर्वेंट को कहकर सबको खीर सर्व करने के लिए कहा। जब सर्वेंट रागनी को खीर सर्व करने लगी तो रागनी ने नाम में गर्दन हिला दी। मेरा मन नहीं है। क्या हुआ बेटा, मन क्यों नहीं है? सुशील जी बोले। तो रागनी जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाती हुई बोली, नहीं दादाजी, काफी कुछ खा लिया है, तो अब खीर की जगह ही नहीं है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो जरूर खाऊंगा, आखिर मेरी पोती ने जो बनाई है। सुशील जी हंसते हुए बोले और खीर खाने लगे। रमेश जी, मनोरमा जी और कर्तव्य भी रागनी द्वारा बनाई गई खीर खाने लगे। ये मनोरमा जी ने खीर खाने के बाद बुरा सा मुंह बना लिया और जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो रमेश जी ने उनके हाथ पर हाथ रखा और आंखों से कुछ न कहने के लिए कहा, जिसे समझकर मनोरमा जी चुप हो गईं। वाह बेटा, बहुत अच्छी खीर बनाई है, रमेश जी रागनी की तारीफ करते हुए बोले। अपनी तारीफ सुन रागनी ने अविश्वास के साथ उनकी तरफ देखा। हाँ भाई, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, सुशील जी भी खीर खाते हुए बोले। हाँ रागनी, सच में, कर्तव्य भी मुस्कुराकर बोला। उन तीनों के मुंह से खुद के लिए तारीफें सुन रागनी को यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन उसे लगा कि शायद सच में उससे अच्छी खीर बन गई होगी, तो वह भी मुस्कुरा दी। थैंक यू दादाजी, पापा जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी
कि मुझसे अच्छी खीर बनेगी, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता है खाने में। यह भी मैंने यूट्यूब से देखकर बनाई है। सच में तुक्का लग गया। रागनी मुस्कुराकर बोली, मतलब तुम्हें कुछ भी बनाना ही नहीं आता है? मनोरमा जी हैरान होकर रागनी की तरफ देखकर बोली, तो रागनी ने नामे सिर हिला दिया। अच्छा रागनी, तुम्हारा नाश्ता हो गया हो तो जाओ और अपना पर्स ले आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। कर्तव्य रागनी की ओर देखता हुआ बोला, और रागनी मुस्कुराकर वहां से उठी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ऐसी खीर तो मैं कुत्तों को भी ना डालूं, जैसी खीर आपकी लाडली पोती ने बनाई है। पानी ही पानी है इसमें, और दूध का तो मानो चोखा लगाया हुआ है पानी में, और चावल के दाने तो शायद इसमें डुबकी लगाने से ही मिलेंगे। ओह, मैडम ने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, खीर की कटोरी में चम्मच घुमाते हुए। शायद वह भी डुबकी लगाकर ही देखने पड़ेंगे। रागनी के वहां से जाने के बाद मनोरमा जी मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन यह ताना था सुशील जी के लिए, क्योंकि रागनी सुशील जी की ही पसंद थी। वही चाहते थे कि कर्तव्य रागनी से शादी करे। उनकी नज़रों में मैं उनके पोते के लिए परफेक्ट मैच थी। इतनी तारीफें गिनवाई थी सुशील जी ने रागनी की शादी से पहले, और यहाँ तो पता चला कि उसे खाना बनाना ही नहीं आता है। मनोरमा जी सुशील जी को बस बताना चाह रही थी कि उन्होंने जिस लड़की को चुना है वह परफेक्ट नहीं है इस घर की बहू बनने के लिए। मनोरमा बहू, तो क्या तुम हमारा कंपैरिजन कुत्तों से कर रही हो? सुशील जी थोड़े सख्त लहजे में बोले। नहीं पापा जी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बात का रुख दूसरी ही दिशा में मुड़ता देख मनोरमा जी अपनी बात को संभालते हुए बोली, ऐसा नहीं था तो फिर कैसा था? सुशील जी का लहजा अभी भी पहले जैसा ही था। जाने दीजिए ना पापा, रमेश जी बात को रफा दफा करने के इरादे से बोले। बच्ची है वह अभी, उसने कोशिश की, बहुत बड़ी बात है। हम उसकी कोशिश को तो अप्रिसिएट कर सकते हैं। मानता हूँ कि खीर अच्छी नहीं बनी है, लेकिन हम उसकी कोशिश को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। उसकी कोशिश तो सराह सकते हैं, सीख जाएगी धीरे धीरे। सुशील जी उसी अंदाज में बोले और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। 21 साल की बच्ची, वाह, ये तो कमाल हो गया। मनोरमा मुख करती हुई हौले से बोली, क्या हो जाता है तुम्हें? तुम इतना ओवर रिएक्ट करने क्यों लग जाती हो हर बार? रमेश जी नाराजगी से मनोरमा जी की तरफ देखकर बोले, मैंने कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया। फिलहाल बस जो बात है मैंने वही कही है, और अगर आप इसको ओवर रिएक्ट करना कह रहे हैं तो ये आपकी मर्जी। मनोरमा जी भी थोड़ी चिढ़कर बोली और मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करती हुई वहां से उठकर चली गईं। क्या होगा तुम्हारी माँ का? रमेश जी कर्तव्य की तरफ देखकर बेचारगी से बोले, तो उसने मुस्कुराकर अपने कंधे उचका दिए। रमेश जी ने भी अपना सिर नामे हिला दिया और उठकर अपने कमरे में चले गए, ऑफिस के लिए तैयार होने। चले प्रोफेसर? कुछ देर बाद रागनी कर्तव्य के पास आकर बोली, तो कर्तव्य हाँ में सिर हिलाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। रागनी भी खुशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ी। कर्तव्य ने रागनी को राठौर हाउस छोड़ा और खुद कॉलेज के लिए निकल गया। रागनी जैसे ही अंदर आई तो उसने देखा कि दिवेश जी और नरेंद्र जी दोनों दिल्ली जाने की तैयारी कर चुके थे, और शायद वह रागनी का ही इंतजार कर रहे थे। दिवेश जी को देखकर ही रागनी की आंखों में पानी आ गया था। उसने अपने पर्स को वहीं दरवाजे पर छोड़ा और भागकर उनके पास आई और उनके सीने से लग गई। आ गया मेरा बच्चा, अरे रो क्यों रही हो तुम? दिवेश जी रागनी के सिर को थपथपाते हुए बोले, तो रागनी का रोना और बढ़ गया। अरे पागल लड़की, दिवेश जी हंसकर बोले, दादाजी आप वहां चले जाएंगे तो फिर वापस मुझसे मिलने नहीं आएंगे? रागनी अपनी भीगी पलकों से उनकी तरफ देखती हुई बोली, तो दिवेश जी हंसते हुए बोले, आऊंगा ना मेरी बच्ची, प्रॉमिस। रागनी छोटे बच्चों की तरह अपने हाथ को आगे कर बोली, तो दिवेश जी ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। प्रॉमिस। पापा जी अब हमें चलना चाहिए, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। कुछ देर बाद नरेंद्र जी बोले। उनकी बात सुनकर रागनी ने दिवेश जी को कस के पकड़ लिया, मानो वह उनको कहीं जाने नहीं देना चाहती थी। कुछ देर बाद ही नरेंद्र जी दिवेश जी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। रागनी आंखों में आंसू लिए रहमानी जी से लिपटकर उन्हें जाता हुआ देख रही थी, और रहमानी जी भी मेन गेट की ओर देखती हुई
उसका सिर थपथपा रही थी। रागनी, वह जा चुके हैं, चलो अब हम भी अंदर चलते हैं। रहमानी जी रागनी का कंधा थपथपाती हुई बोली, तो रागनी भी चुपचाप उनके साथ ही अंदर आ गई। दोनों ही हॉल में आकर सोफे पर बैठ गईं। यह बता मुझे कि वहाँ सब कैसे हैं? रहमानी जी रागनी के बालों को पीछे करती हुई धीरे से बोली। सब अच्छे हैं। रागनी ने बस छोटा सा ही जवाब दिया। और कर्तव्य? सब में वह भी आते हैं। रागनी नाक सिकोड़कर बोली। जो मैंने तुम्हें कहा था वो किया था? आरडी, वह चिढ़कर बोली। अरे बता ना बेटा, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया था। रागनी अपनी गर्दन को नीचे झुकाते हुए बोली, क्योंकि अचानक से उसके गाल लाल हो चुके थे। सच में? रहमानी जी ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? आंखों को बड़ी बड़ी कर रागनी बोली, तो रहमानी जी ने अपनी गर्दन नामे हिला दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम इतनी जल्दी बात मानती कहाँ हो किसी की। आरडी, मैंने मानी है आपकी बात। यकीन नहीं हो रहा ना आपको? रुको, मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ। रागनी मुंह लटकाकर बोली और अपना दुपट्टा जो उसके गले में लिपटा हुआ था उसे उतारकर साइड में रख दिया। सी दिस हिकीज, ये मैंने खुद से तो नहीं की ना। हाय मेरी बच्ची तो बड़ी हो गई, सबकी बात सुनने लगी है अब तो। रहमानी जी उसका दुपट्टा वापस से उसके गले में डालती हुई बोली और फिर उसकी बलाई ले ली। वाह भाई वाह, मतलब मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ, प्रूफ देखकर यकीन कर लिया। रागनी चिड़ी चिड़ी सी बोली। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी ना गुस्सा करने लगी हो। उठते हुए मैंने मेरी बच्ची के लिए उसका मनपसंद नाश्ता बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। आरडी, मेरा दूध भी लेकर आना। ठीक है, बोलकर रहमानी जी किचन में चली गई। उनके जाने के बाद रागनी वहां से उठी और अपने कमरे में आ गई। वह आईने के सामने आकर खड़ी हो गई और खुद को देखने लगी। क्या यह सच में मैं हूँ? वह अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए बोली। लोग ना सच कहते हैं, शादी के बाद एक लड़की की लाइफ बदल जाती है। खुद को गौर से देखते हुए, लेकिन इतनी ये मालूम नहीं था, पर अब अच्छे से मालूम हो गया है। वह अपने दुपट्टे को उतारकर बेड पर फेंकती हुई बोली कि उसकी नज़र अपनी गर्दन से नीचे मौजूद हिकीज पर रुक गई, जो वहाँ काफ़ी अजीब लग रहा था। खड़ूस कहीं के। कर्तव्य का ख्याल आते ही रागनी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आई। जरूर थी, लेकिन उसने तुरंत ही अपनी स्माइल को छुपा लिया था और अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा करती हुई बोली। कुछ देर बाद रहमानी जी रागनी का नाश्ता कमरे में ही ले आई थी और वह भी चुपचाप करने लगी। नाश्ता करते करते ही अचानक से रागनी के दिमाग में एक ख्याल आया। आरडी, क्या आप यहीं रहेंगी? अरे कहाँ, अब मेरा यहाँ क्या ही काम। साहब भी चले गए और उसके चेहरे पर हाथ रखकर, तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम भी अपने ससुराल की हो गई हो। कल जाऊंगी गाँव, फिर वहीं रहा करूंगी, रहमानी जी बोली। तो रागनी का दिल बेचैन हो उठा। अचानक से उसे महसूस होने लगा कि मानो वह अकेली हो गई है, उसका कोई नहीं है। आप कहीं नहीं जाएंगी, मेरे साथ रहेंगी हमेशा, रागनी उनकी साइड से गले लगते हुए बोली। तो रहमानी जी हंसकर बोली, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। ऐसे नहीं आरडी, आप अपने गांव नहीं जाएंगी, क्योंकि आप मेरे साथ मेरे ससुराल चलेंगी और अब से वहीं रहेंगी। रागनी मानो अपना फरमान सुनाती हुई बोली। धत पगली, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, बोल दिया सो बोल दिया। आप मेरे साथ चलेंगी, मतलब चलेंगी। और अगर आप नहीं चली मेरे साथ तो मैं भी नहीं जाऊंगी। जब प्रोफेसर मुझे लेने आएंगे। रागनी अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर थोड़ा जिद्दी से अंदाज में बोली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है रागनी, मैं नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, तुम्हारे ससुराल। रहमानी जी माथे पर बल लिए बोली, क्योंकि वह खुद परेशान हो गई थी रागनी की इस तरह की जिद सुनकर। क्यों नहीं जा सकती आप? बस नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, समझो मेरी बात को। उसके बालों को सहलाते हुए, तुम तो अच्छी बच्ची हो, प्यारी बेटी हो मेरी, है ना? अब अपनी ये जिद छोड़ो और नाश्ता खत्म करो। रहमानी जी बात को टालने के इरादे से बोली, लेकिन रागनी कहाँ ही इतनी जल्दी बात को रफा दफा कर देती। अब तो उसने ठान ही लिया था कि वह रहमानी जी को अपने साथ राणा मेंशन यानी कि अपने ससुराल लेकर ही जाएगी। आप मेरे साथ चलेंगी, बस बात यहीं पर ख़त्म। और अभी के अभी
जल्दी से जाकर आप अपना सामान पैक कर लीजिए। रागनी लगभग ऑर्डर देने वाले अंदाज में बोली। उसे इतना जिद करता देख रहमानी जी अपना सिर पकड़ लिया। दोपहर के बाद जब कर्तव्य रागनी को लेने राठौर हाउस आया तो उसने देखा कि रागनी और रहमानी जी किसी चीज को लेकर बहसबाजी कर रही हैं। अरे क्या हो गया जो आप दोनों इतनी तू मैं कर रही हैं? कर्तव्य उनके पास ही चला आया। अचानक से कर्तव्य के आने से दोनों ही चुप सी हो गई थी। रागनी कर्तव्य की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई तो कर्तव्य भी उसे प्यार से देखता हुआ बस मुस्कुरा ही दिया। आप जानते हैं मैं कब से बोल रही हूँ इन्हें कि ये मेरे साथ चलें, मेरे साथ चलें, लेकिन यह है कि मेरी बात सुन ही नहीं रही है प्रोफेसर। अब आप ही ने समझाइए कि ये हमारे साथ घर चलें। रागनी अपनी जगह से उठी और चलकर कर्तव्य के पास आई और धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली। उसकी इस हरकत पर कर्तव्य कुछ हैरान सा हुआ था। वो कभी रागनी को देख रहा था जो उसकी तरफ देखती हुई बस स्माइल ही पास किए जा रही थी, और कभी अपने हाथ की तरफ देखा जो इस वक्त रागनी के नाजुक से हाथ की पकड़ में था। प्रोफेसर, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? रागनी ने देखा कि कर्तव्य कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वह धीरे से उसका कंधा हिलाती हुई बोली। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, कर्तव्य हड़बड़ाकर बोला और फिर रहमानी जी की तरफ देखकर। प्लीज ना आरडी, चलिए हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। दामाद जी, आप नहीं समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ नहीं जा सकती क्योंकि वह रागनी का ससुराल है, और क्या मैं अच्छी लगूंगी वहाँ पर रहती हुई? नहीं ना, तो बस इसलिए नहीं जा रही हूँ। आप रागनी की तरफ देखकर इसे समझाइए। रहमानी जी एक बार फिर से साफ तौर पर इनकार कर गई थी उनके साथ चलने के लिए। प्रोफेसर प्लीज, रागनी चेहरे को हद से ज्यादा मासूम बनाती हुई बोली ताकि कर्तव्य कैसे न कैसे रहमानी जी को मना ही ले। और हुआ भी ऐसा ही। कर्तव्य के बार बार बोलने पर रहमानी जी आखिर मान ही गईं, लेकिन उन्होंने वहीं साफ साफ कह दिया था कि वह कुछ दिनों के लिए वह उनके साथ जा रही हैं और कुछ दिनों के बाद वह अपने गांव चली जाएंगी। फिलहाल के लिए रागनी मान गई क्योंकि उसने भी मन ही मन ठान लिया था कि वह अब उनके साथ ही रहेंगी और वह उन्हें किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगी। क्योंकि रहमानी जी की फैमिली नहीं थी, वह हमेशा से ही राठौर हाउस में काम करती थी। रागनी ने रहमानी जी का सामान पैक करवाया और फिर तीनों ही राणा मेंशन के लिए निकल गए। जब वह घर पहुंचे तो कर्तव्य ने सबको रहमानी जी से इंट्रोड्यूस करवाया और ये भी बताया कि अब से वह उनके साथ ही रहेंगी क्योंकि रागनी चाहती है। घर में किसी को कोई भी परेशानी या फिर कोई दिक्कत नहीं थी सिवाय मनोरमा जी के। सुशील जी भी आराम करने का कहकर अपने कमरे में चले गए। उनके साथ ही रमेश जी भी चले गए। रागनी रहमानी जी की तरफ देखकर बोली, आरडी, मैं कपड़े चेंज करके अभी आती हूँ, तब तक आप सोफे की तरफ इशारा करके यहाँ बैठिए, ठीक है? रहमानी जी मुस्कुराकर बोली और वहीं बैठ गईं। रागनी के साथ साथ कर्तव्य भी अपने कमरे में चला गया। हॉल में इस वक्त सिर्फ रहमानी जी और मनोरमा जी ही बची थी। ओहो, तो आप रागनी के साथ दहेज में आई हैं? वह थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, लेकिन वही जानती थी कि अंदर ही अंदर वह 100 बार जलकर राख हो चुकी थी। जी, दहेज में तो नहीं, लेकिन हाँ, रागनी ने कभी जिद की तो बस आ गई। लेकिन अभी आप बेफिक्र हो जाइए, यहाँ सिर्फ कुछ दिन ही रुकूंगी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। रहमानी जी बहुत ही सहजता से बोली। उनका यूं जवाब देना मनोरमा जी की आंखों में खटक सा गया। किशन, किशन, कहाँ मर गए हो? जल्दी आ यहाँ किशन, वह अपने घर के काम करने वाले एक सर्वेंट को आवाज लगाती हुई बोली, लेकिन वह काफी गुस्से में लग रही थी। जी मालकिन, किशन जल्दी से वहां आ गया। इन्हें सर्वेंट क्वार्टर में कमरा दिखा दो, थक गई होंगी काफी, आराम कर लेंगी, मनोरमा जी गुस्से में ही बोली और वहां से चली गईं। रहमानी जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप किशन के साथ सर्वेंट क्वार्टर चली गईं, जो कि घर के पीछे वाले हिस्से में था। प्रोफेसर, रागनी अंदर आते ही बोली। कर्तव्य वार्डरोब से अपने कपड़े निकालता हुआ बोला, हाँ, थैंक यू। किस लिए? इसलिए कि आपने मेरी बात मानकर आरडी को यहाँ आने के लिए मना लिया और उनके यहाँ रहने के लिए बाकी घर वालों से भी बात की।
कर्तव्य के पास आकर रागनी बोली, इसके लिए तुम्हें मुझसे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और धीरे से रागनी के सिर को थपथपा दिया। वह भी धीरे से मुस्कुरा दी। अच्छा, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तुम भी कर लो। कर्तव्य मुस्कुराकर बोला और बाथरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अनायास ही रागनी का हाथ अपने सिर पर चला गया, जहाँ कुछ पल पहले कर्तव्य का हाथ मौजूद था। वह मन मन सी मुस्कुरा दी। डिनर के टाइम डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी अपना अपना खाना खा रहे थे। रागनी ने अपनी नजरें उठाकर सबकी तरफ बारी बारी से देखा। सब काफी चुप चुप से लग रहे थे। रागनी ने वहीं रखे गिलास में पानी पिया और अपना गला थोड़ा साफ करती हुई बोली, दादाजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इनफैक्ट मुझे आप सबसे ही कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। बेझिझक बोल दो। अब तो तुम भी हमारी फैमिली का ही हिस्सा हो। सुशील जी अपनेपन के साथ बोले। बाकी सबका अटेंशन भी अब रागनी की तरफ ही हो गया था। वो एक्चुअली मुझे कहना था कि मैं पीछे 1.5 महीने से कॉलेज नहीं गई हूँ, क्योंकि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए। लेकिन अब सब ठीक है, तो क्या कल से मैं कॉलेज चली जाऊँ? रागनी जी ने सबके सामने अपनी बात रख दी, और अपनी बात रखते हुए वह जरा भी हिचकिचाई नहीं थी। रागनी की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए, सिवाय मनोरमा जी के। कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत है? अब तुम रागनी राठौर नहीं हो, बल्कि मिसिज रागनी कर्तव्य प्रताप राणा हो। इस घर की बहू हो। ये कॉलेज वॉलेज का चक्कर छोड़ो और आराम से घर में रहकर घर के तौर तरीके सीखो। किसी के बोलने से पहले मनोरमा जी तुरंत बोली, लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे जाना है कॉलेज। उनकी बात सुनकर रागनी भी फौरन ही बोली, मैंने बोला ना कि नहीं जाना तो नहीं जाना। शादी हो चुकी है तुम्हारी। इस बार मनोरमा जी थोड़ी भारी आवाज में बोली। लेकिन क्यों? शादी हो गई है तो क्या हुआ? जिंदगी तो खत्म नहीं हुई ना मेरी, जो आप मुझे यहाँ बांध कर रखना चाहती हैं। रागनी अपने चेयर से उठती हुई बोली, शादी करके आए तुम्हें इस घर में एक दिन भी नहीं हुआ, और अभी से ही अपने लक्षण दिखाने शुरू कर दिए तुमने। मनोरमा जी भी गुस्से में तमतमाते हुए बोली, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था जिस तरह से रागनी बात कर रही थी। मनोरमा बहू, सुशील जी जो काफी देर से दोनों की बहस सुन रहे थे, वह मनोरमा जी को रोकते हुए अपनी सख्त आवाज में बोले, और फिर रागनी की तरफ देखते हुए, बेटा तुम भी बैठो अपनी चेयर पर। उनकी बात सुनकर रागनी चुपचाप वापस बैठ गई। रागनी ने रहमानी जी की तरफ देखा, जो वहीं पर खड़ी थी। उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि रागनी के नेचर की वजह से उसके किसी भी रिश्ते में करवाहट आए। लेकिन उन्होंने कुछ ही घंटों में एक बात नोटिस जरूर की थी कि मनोरमा जी काफ़ी काइयाँ किस्म की औरत थी, जो सामने से कुछ और अंदर से कुछ और थी। और भी कि उन्हें रागनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी अपनी बहू के रूप में। पापा जी, आप हमेशा मुझे ही क्यों चुप रहने के लिए बोलते हैं? क्या मेरा कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का या फिर अपनी बात रखने का? मनोरमा जी सुशील जी की तरफ देखकर नाराजगी से बोली, किसी ने तुम्हारा हक नहीं छीना है तुमसे, और ना ही तुम्हें चुप रहने के लिए बोला है। लेकिन जो तुम ये फालतू का बोलती रहती हो, बस इसे थोड़ा कंट्रोल करके रखा करो, क्योंकि कोई भी बात बोलने का एक तरीका होता है, एक तहजीब होती है कि सामने वाले को भी आपकी बात का बुरा ना लगे और आप अपनी बात भी रख दें। लेकिन जैसे तुम बोल रही हो, इस तरह से तो नहीं। रमेश जी भी मनोरमा जी की तरफ देखकर नाराजगी से बोले, हाँ मम्मी, कर्तव्य तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। कर्तव्य ने बोलना चाहा, लेकिन मनोरमा जी ने उसकी बात बीच में ही काट दी और थोड़ा हैरानी से कर्तव्य की तरफ देखकर बोली, नहीं मम्मी, आप मेरी बात को गलत ले जा रही हैं। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। कर्तव्य बोला, क्योंकि मनोरमा जी अब बात को दूसरे ही एंगल में लेकर जा रही थी। नहीं सुनना है मुझे, बस बहुत सुन ली सबकी। मनोरमा जी गुस्से में सबकी तरफ देखती हुई बोली और वहां से उठकर जाने लगी कि तभी सुशील जी की सख्त सी आवाज उनके कानों में पड़ी, वहीं रुक जाओ मनोरमा बहू,
मनोरमा जी के बढ़ते कदम वहीं पर ठिठक गए थे, क्योंकि उनमें अब हिम्मत नहीं थी कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाएं। पहले सब डिनर करो, इस बारे में बाकी बात डिनर के बाद ही करेंगे। सुशील जी सबकी तरफ देखकर बोले, और फिर मनोरमा जी की तरफ देखकर, मनोरमा बहू, क्या तुम्हें भी अलग से कहना पड़ेगा? नहीं पापा जी, कहकर मनोरमा जी भी वापस से अपनी चेयर पर बैठ गई थी, लेकिन वह अपने सामने बैठी रागनी को ही घूर कर देख रही थी। रागनी उदास सी अपना खाना खा रही थी कि उसे किसी का हाथ अपने सर पर महसूस हुआ। ये कर्तव्य का हाथ था। उसने अपनी नजरें कर्तव्य की तरफ घुमाई, जो उसे आंखों में ही आश्वासन देने की कोशिश कर रहा था। मैं ठीक हूँ। रागनी भी मुस्कुराकर धीरे से बोली, कि उसकी बात सिर्फ कर्तव्य को ही सुनाई दी थी। फिर अपनी नजरें उससे हटाकर अपनी प्लेट पर गड़ा दी। अचानक से उसकी भूख मर चुकी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठी रही। सबने अपना अपना डिनर किया और उसके बाद हॉल में आकर बैठ गए। हाँ, तो तुम क्या कह रही थी रागनी? कुछ देर खामोश रहने के बाद सुशील जी बात को शुरू करने के इरादे से बोले। उनकी बात सुनकर रागनी धीरे से बोली, दादाजी, मुझे कॉलेज जाना है कल से। हाँ, तो ठीक है, चली जाओ। सुशील जी बहुत ही सहजता से बोले। क्या सच में? दादाजी, क्या मैं सच में कॉलेज जा सकती हूँ? हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों के साथ रागनी बोली। तो सुशील जी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। जो तुम्हारा मन करे, तुम बस सारे काम कर सकती हो, और तुम जहाँ तक पढ़ना चाहती हो पढ़ सकती हो। किसी से भी पूछने की या फिर घर में किसी से भी तुम्हें परमिशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम अपने घर में रहती थी, उसी तरह तुम यहाँ भी रहोगी। यह तो तुम्हें सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि यह घर तुम्हारा ससुराल है। तुम्हारी आज़ादी तुम्हारे अपने हाथों में है। जो तुम्हारी इच्छा हो, तुम्हारा मन हो, वह करो। सुशील जी रागनी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर बोले। यही उनकी बात सुनकर रागनी खुशी से उछल पड़ी थी। वह जल्दी से उठी और सुशील जी के पास आकर उनके सीने से लगती हुई बोली, थैंक यू, थैंक यू सो मच दादाजी। रागनी को इतना खुश देखकर सुशील जी, रमेश जी, रहमानी जी और कर्तव्य चारों ही मुस्कुरा दिए थे। वहीं मनोरमा जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह गुस्से में उठी और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गईं। उनको जाता देख रमेश जी ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। कुछ देर और बात करने के बाद सुशील जी, रमेश जी अपने अपने कमरे में चले गए। रहमानी जी भी किचन में चली गई थी। कर्तव्य उठते हुए बोला, चले रूम में? हाँ, रागनी मुस्कुराकर बोली, और फिर दोनों ही कमरे में आ गए। कर्तव्य ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बेड पर आकर बैठ गया। रागनी भी उसके पास ही आकर बैठती हुई बोली, प्रोफेसर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ आज। हाँ, दिख रही है तुम्हारी खुशी तुम्हारे चेहरे पर। कर्तव्य प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, प्रोफेसर, हाँ, मुझे ना आपसे भी एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ, कहो, क्या बात करनी है? एक्चुअली मैं नहीं चाहती कि कॉलेज में किसी को भी पता चले कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और अब हम हस्बैंड एंड वाइफ है। क्यों नहीं चाहती तुम कि किसी को पता चले? क्योंकि सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे और न जाने क्या क्या कहेंगे कि मैंने आपको फंसा लिया एंड ऑल। कर्तव्य के बालों में हाथ घुमाते हुए, और अगर कॉलेज की लड़कियों को पता चल गया, वह तो मुझे बिना नमक मिर्च लगाए ही खा जाएंगी, एकदम कच्चा। और क्यों खाएंगी वह तुम्हें, वो भी कच्चा? कर्तव्य ने धीरे से उसका हाथ अपने बालों से हटाया और अपना सर उसकी गोद में रखता हुआ बोला, क्योंकि आप उन सबका क्रश हो। रागनी बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ भाई, अब हम हैंडसम ही इतने हैं कि हर लड़की का दिल आ ही जाता है। कर्तव्य रागनी की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोल ही रहा था कि रागनी ने फौरन ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी और आंखों को बड़ा बड़ा करती हुई बोली, एक शादीशुदा मर्द को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं कि वह अपनी पत्नी के सामने दूसरी लड़कियों की बातें करे। तो तुम पर भी यही रूल लागू होता है। मैंने किसी लड़के की तारीफ तो नहीं की, लेकिन रहती तो हो ना। मतलब? मतलब वो चंपू रमन।
कर्तव्य बुरा सा मुंह बनाकर बोला और उसके चेहरे पर जलन के भाव साफ देखे जा सकते थे। वो मेरा फ्रेंड है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। प्रोफेसर, आपको जलन हो रही है? रागिनी उसकी ठुड्डी पर हाथ रख उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठाती हुई बोली। मैं क्यों जलूंगा, वो भी उस चंपू से। हूँ। कर्तव्य उठकर बैठ गया और अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधकर बोला, नहीं प्रोफेसर, आप जल रहे हैं। रागिनी हंसकर बोली। रागिनी के यूं हंसने से कर्तव्य चिढ़ गया। उसने फुर्ती दिखाते हुए अपना हाथ उसके सिर के पीछे टिकाया और उसे खुद के करीब कर लिया। कर्तव्य की इस हरकत से रागिनी की हंसी उसके अंदर ही रह गई और आंखें हैरत में बड़ी बड़ी हो गईं। कर्तव्य से नजदीकियां महसूस कर उसके दिल की धड़कन कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। क्या हुआ, अब हंसी नहीं आ रही? कर्तव्य अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ता हुआ बोला। उसकी गर्म सांसों को अपनी गर्दन पर महसूस कर उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें गहराई से बंद कर लीं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में है।